बजाज ऑटो और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अथॉराइज्ड डीलर का आईपीओ आ रहा है। एक तरफ ऑटोमोबाइल बिजनेस और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या ये कंपनी एक हिडन जेम है या फिर सिर्फ एक नॉर्मल डीलरशिप बिजनेस? आज हम इसका फुल आईपीओ रिव्यू करेंगे, जहां इसका बिजनेस, ग्रोथ, रिस्क और फाइनल वर्डिक्ट सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज का रिव्यू शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा ताकि जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल सके, जिसके लिए हमने QR कोड लगा दिया है। उस QR कोड को सिर्फ स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपी रिव्यू। सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस। अंबा ऑटो सेल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। कंपनी बेसिकली एक अथॉराइज्ड डीलर है बजाज ऑटो लिमिटेड और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का। ब्रांड नेम की बात करें तो अंबा बजाज और अंबा एलजी बेस्ट शॉप, मतलब कंपनी खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करती है। ये डीलर प्लस डिस्ट्रीब्यूटर प्लस सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस है। अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की, जहां पर नंबर 1 पर ऑटोमोबाइल सेगमेंट। बजाज के थ्रू कंपनी सेल करती है मोटरसाइकिल, स्कूटर, जहां पर चेतक ईवी, KTM बाइक्स, 3 व्हीलर्स। इनकम आता है व्हीकल सेल से, सर्विस एंड रिपेयर से और साथ ही साथ स्पेयर पार्ट्स सेल करने से। नंबर 2 पर आता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट, जहां पर LG प्रोडक्ट सेल करती है, जिसमें शामिल है टीवीज, एसीज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। यहाँ रेवेन्यू आता है प्रोडक्ट सेल से, इंस्टॉलेशन एंड आफ्टर सेल्स सर्विस से। अब बात करते हैं कंपनी के नेटवर्क और प्रेजेंस की। कंपनी के पास 29 शोरूम एंड सर्विस सेंटर है। लोकेशन कंपनी की बेंगलुरु है। लोकल एरिया पर फोकस है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें तो लोकल डोमिनेंस है, कस्टमर कन्वीनियंस, आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की, जहां पर 2 व्हीलर से 31.79% तो 3 व्हीलर से 50.71%, सेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट से 4.99%, तो सर्विस एंड रिपेयर से 7.35%, मतलब टोटल 94.84% जो रेवेन्यू है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से आती है। वहीं अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तो LG के प्रोडक्ट सेल से 3.73%, तो इंश्योरेंस से 1.07%, तो अदर ऑपरेटिव रेवेन्यू जो है वो 0.23% की है और ऑपरेटिव रेवेन्यू फ्रॉम फाइनेंस इंसेंटिव से 0.14% की। तो टोटल इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 100% इन प्रोडक्ट से मिलकर आती है। अब बात करते हैं कंपनी के एम्प्लॉय एंड ऑपरेशन स्ट्रेंथ की, जहां पर 2025 में कंपनी के पास 112 सर्विस स्टाफ और 18 सर्विस सेंटर थे। वहीं 2026 में कंपनी के पास 254 एम्प्लॉयज। इसका मतलब कंपनी एक्सपांड हो रही है, ऑपरेशन स्केल अप हो रहे हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर की, जहां पर 2 व्हीलर डिमांड जो है इंडिया में 2 व्हीलर डिमांड कंसिस्टेंटली स्ट्रांग हो रही है। ईवी ग्रोथ की बात करें तो बजाज चेतक ईवी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड जैसे AC, टीवी, अप्लायंसेस, राइजिंग मिडिल क्लास डिमांड है। और नंबर 4 पर आता है ड्यूअल बिजनेस एडवांटेज। ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। अब इस आईपीओ के साथ रिस्क क्या हो सकती है वो एक बार समझ लेते हैं। तो डीलर डिपेंडेंसी, मतलब कंपनी कंप्लीटली डिपेंडेंट है बजाज ऑटो और LG पर। अगर डीलरशिप कैंसिल होती है तो कंपनी की रेवेन्यू मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है। नंबर 2 पर आता है लो मार्जिन बिजनेस। डीलरशिप बिजनेस जो है में लो मार्जिन यूजुअली होते हैं। नंबर 3 पर आता है लिमिटेड ज्योग्राफी। सिर्फ बेंगलुरु में ऑपरेशन से एक्सपांशन नहीं हुआ तो ग्रोथ स्लो हो सकती है। और नंबर 4 पर आता है कंपटीशन। लोकल डीलर्स प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसका तगड़ा कंपटीशन है। अब बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां पर 27 अप्रैल के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 29 अप्रैल तक खुला रहेगा। तो टेंटेटिव 5 मई के दिन लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला है शेयर है। 130 से 135 रुपये का प्राइस बैंड होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है। इशू साइज की बात करें तो 65 करोड़ का इशू साइज होने वाला है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। लिस्टिंग डिटेल की बात करूं तो NSE का SME आईपीओ है, जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 2,70,000 रुपए के लिए 2 लॉट में करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के असेट और इनकम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो इंडिकेट करता है कि बिजनेस एक्सपांड हो रहा है। साथ ही पेट और EBITDA में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आई है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। पॉजिटिव बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ और रिजर्व्स में
4 गुना से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली, जो कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को शो करता है। हालांकि इस कंपनी की बोरोइंग डबल हुई है, जो एक चिंता का विषय है। ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ ओरिएंटेड और स्टेबल नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी बोरोइंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर ROE 57.61% तो ROC 26.82% का, जो क्लियरली स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियो को इंडिकेट करता है। साथ ही डेट टू इक्विटी रेशियो 2.13 का है, जो एक चिंता का विषय है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 57.61% है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो शेयर होल्डर्स रिटर्न को सपोर्ट करता है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पे टू EBITDA मार्जिन लो है। अब वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 6.78 का, जो IPO की प्रीमियम वैल्यूएशंस को इंडिकेट करता है। अब एक बार जल्दी से इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। जहां पर बेस्ट क्वालिटी की बात करें तो अंबा ऑटो अपने कॉम्पिटिटर से बेस्ट क्वालिटी लेके आता है, तो वहीं बेस्ट वैल्यूएशंस में रिसोर्सफुल ऑटो बेस्ट वैल्यूएशन वाले कंपनी है। तो हाई रिस्क की बात करें तो पॉपुलर व्हीकल एक हाई रिस्क की कंपनी हो सकती है। स्पेक्युलेटिव प्ले जो है वो बाइक वो है। IPO या स्टॉक में पैसा सिर्फ ग्रोथ से नहीं बल्कि वैल्यूएशन से बनता है, और यहाँ अंबा क्वालिटी में स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्राइस थोड़ा एग्रेसिव नजर आती है। अब बात करते हैं IPO से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाने वाला है। तो कैपेक्स में 6.32 करोड़ का, वर्किंग कैपिटल में 43 करोड़ का उपयोग होने वाला है। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। मतलब IPO से आने वाले पैसे का यूज कंपनी ग्रोथ में होने वाला है, जो एक पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रमोटर और मैनेजमेंट की। कंपनी के 3 प्रमोटर है। प्रदीप कुमार लोहिया जो चेयरमैन है, राकेश कुमार लोहिया जो डायरेक्टर MD हैं, और विकास कुमार लोहिया जो फाइनेंस एंड स्ट्रेटजीज देखते हैं। ये फैमिली रन बिजनेस है, जो कि इंपॉर्टेंट इनसाइट है। राकेश कुमार लोहिया जी का देखें तो 21 ईयर का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, मल्टीपल कंपनीज में डायरेक्टर हैं, जनरल बिजनेस और ऑपरेशंस एक्सपीरियंस काफ़ी स्ट्रांग है। तो वहीं विकास कुमार लोहिया जी फाइनेंस एंड स्ट्रेटजी हैंडल करते हैं, मल्टीपल कंपनीज में इन्वॉल्व हैं, रियल एस्टेट और गारमेंट्स के बिजनेस भी ऑपरेट करते हैं। इस कंपनी के प्रमोटर एक्सपीरियंस्ड और क्लीन नज़र आते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल या हाई कन्विक्शन मैनेजमेंट कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी के IPO की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि GMP के आधार पर किसी भी IPO में निवेश ना करें, क्योंकि GMP कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए हैं, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का IPO रिव्यू करने वाले हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये IPO रिव्यू आपको काफी मदद करने वाला है आपके एनालिसिस में। जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के IPO की वैल्यूएशन प्रीमियम साइड पर नजर आ रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ ओरिएंटेड नजर आ रहे हैं, लेकिन इस कंपनी की डेप्थ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर बट प्रीमियम वैल्यूएशन पर IPO लेकर आ रही है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी के IPO की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही। और नंबर 5 पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मार्केट सेंटीमेंट। फिलहाल मार्केट काफी वोलेटाइल है, जिसका सबसे बड़ा कारण ईरान, इजराइल और US के बीच चलता हुआ वार, जिसमें अभी सीज फायर की सीमा आज खत्म हो चुकी है। अब आने वाला समय बताएगा कि इस मार्केट में एक तेजी आएगी या फिर उसी के आधार पर मार्केट अगला मूव करता हुआ दिखेगा। ऐसे इन्वायरमेंट में सिर्फ उन्हीं कंपनी के IPO में निवेश करना चाहिए जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे हो, जिनके वैल्यूएशन अच्छी हो और जिनका बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग हो, रेवेन्यू मॉडल अट्रैक्टिव हो और वैल्यूएशंस रीजनेबल हो। फिलहाल मैं इस कंपनी के IPO से दूर रहने वाला हूं, लेकिन दोस्तों आपको मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपना डिसीजन सोच समझ कर लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद और अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद लेना है, क्योंकि SME IPO हमेशा रिस्की होता है और एक हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होता है। दोस्तों आप इस कंपनी के IPO में क्या करने वाले हैं, अप्लाई या फिर अवॉइड, जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताइए। दोस्तों अगर आपको ये IPO रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना है, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के IPO रिव्यू के साथ या फिर एक फाइनेंशियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।